नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की वाणिज्य मंत्री गिना रायमोंडो के साथ बैठक की। कहा, हमारा लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए लचीला रुख और विश्वसनीयता तथा कारोबार में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत लौटने से पहले अमेरिका के हवाई द्वीप में अमेरिका हिंद प्रशांत कमांड और हिंद प्रशांत महासागर बेड़े तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इस संग्रहालय में देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदान को दर्शाया गया है। नागर विमानन महानिदेशक ने स्पाइस जेट के 90 पायलटों को बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ान से हटाया। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड के आज 103 वर्ष पूरे। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने को कहा। फिलीपींस में तूफान मेगी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 58 हुई और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज शाम पुणे में मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने फिजी में गिरमिटिया मजदूरों को संगठित किया था। भारत लौटने पर उन्होंने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। सही उत्तर है बाबा रामचंद्र। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं गुजरात में गांधीनगर के दाहेगाम से मयंक जयंती भाई रावल। देहगाम गुजरात से मैं मयंक जयंतीलाल रावल आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत एक क्विज का आयोजन करने के लिए प्रसार भारती और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इससे हमें अपने इतिहास में झांकने की और अपने क्रांतिवीरों का इतिहास जानने की और चरित्र जानने का मौका दिया। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 18 अप्रैल को पूछा जाएगा। श्रोताओं से आग्रह है कि वे आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में शामिल होकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हों। और अब समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की वाणिज्य मंत्री गिना रायमोंडो के साथ बैठक की है। ट्वीट संदेश में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारा लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए लचीला रुख और विश्वसनीयता तथा कारोबार में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाना है। अमेरिका की वाणिज्य मंत्री सुश्री रायमोंडो ने कहा कि अमेरिका हिंद प्रशांत आर्थिक संरचना की शुरुआत करने की ओर बढ़ रहा है और वह भारत सरकार से बराबर संपर्क बनाए रखने का इच्छुक है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई से मुलाकात की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका के हवाई द्वीप में अमेरिका हिंद प्रशांत कमांड का दौरा करेंगे। अमेरिका की अपनी यात्रा संपन्न करने से पहले श्री राजनाथ सिंह हिंद प्रशांत महासागर बेड़े और प्रशिक्षण सुविधाओं को देखने जाएंगे। उनका राष्ट्रीय स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करने का कार्यक्रम भी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि श्री सिंह कल हवाई द्वीप पहुंचे थे। एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने उनकी अगवानी की। अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड और भारतीय सेना बहुत सारे काम मिलकर करते हैं, जिनमें सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव साझा करने के कई कार्यक्रम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन
और उनके योगदान को दर्शाने के लिए दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित ये संग्रहालय सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करने के लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप है। संग्रहालय का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है और इसमें कुल 43 गैलरी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार और नेताजी की 125वीं वर्षगांठ पर गठित प्रधानमंत्री समिति के सदस्य कंचन गुप्ता ने ट्वीट संदेशों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित ये संग्रहालय सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान का स्मरण करता है। सुश्री कंचन गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान निर्माण तक की कहानी बताता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत के संविधान के निर्माण का जश्न भी मनाता है और आगंतुकों को संविधान सभा के महान पुरुषों और महिलाओं, विशेष रूप से भीमराव आंबेडकर के बारे में जानकारी देता है, जिन्होंने हमारे प्राचीन राष्ट्र को एक आधुनिक गणराज्य की ओर अग्रसर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के जिला पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों और सामाजिक प्रगति के लिए जनशक्ति का लाभ उठाने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत की कहानियों का प्रचार होना चाहिए। गुजरात में माधवपुर घेड़ उत्सव में लोगों को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि ये मेला देश के लोगों को आपस में जोड़ने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये उत्सव देश के सुदूर पूर्व को पश्चिमी हिस्से से जोड़ता है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मेला शुरुआत करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का किया है। कैसे किसी चीज को बड़ा किया जा सकता है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को कैसे बचाकर आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है। माधवपुर का मेला इससे बड़ा उदाहरण देश में शायद ही कोई हो सकता है। नागर विमानन महानिदेशक ने बोइंग 737 मैक्स विमानों को चलाने वाले स्पाइस जेट के 90 पायलटों को उड़ानों के संचालन से हटा दिया है। ये पाया गया है कि इन पायलटों को समुचित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। नागर विमानन महानिदेशालय के प्रमुख अरुण कुमार ने कहा कि इन पायलटों को पूरी तरह प्रशिक्षित होने के बाद ही उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी। श्री कुमार ने यह भी बताया कि विमानन नियामक प्राधिकरण उड़ान संचालन के दौरान किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार पायलटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। पायलटों को मैक्स सिमुलेटर पर अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनका मंत्रालय अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सभी मौसम के अनुकूल सड़क बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में अंतिम छोर तक सड़कों का जाल बिछाने की परिकल्पना के अनुरूप किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने वायुसेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वायुसेना के स्वदेशी प्रयासों को गति देना है। वायुसेना ने सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें प्रौद्योगिकी के विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों के रखरखाव की दिशा में स्वदेशी समाधान खोजना शामिल है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हंसखाली में एक बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति में शामिल सांसद रेखा वर्मा और उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य से जल्द अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपने तरीके से जांच करेगा और पार्टी जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश को पता होना चाहिए कि राज्य में क्या स्थिति है। श्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि जब विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे और देखेंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि बंगाल में किस तरह की अराजकता पैदा हो गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में हंसखाली में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि मृतका के परिवार और स्थानीय निवासियों तथा राज्य को भरोसा दिलाने के लिए स्थानीय पुलिस की बजाय सीबीआई से जांच कराना जरूरी है। न्यायालय ने सीबीआई से कहा कि ये 2 मई को अगली सुनवाई की तारीख तक जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करे। बंबई उच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एल्गार परिषद मामले के आरोपी वरवरा राव की चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत याचिका आज खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने राव को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए दी गई अंतरिम जमानत को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। राव के वकील ने पार्किंसन रोग और हर्निया, मोतियाबिंद आदि सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण राव की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए चिकित्सा के आधार पर जमानत मांगी थी। वरवरा राव पिछले 2.5 साल से एक विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में हैं। उन्हें पिछले साल 22 फरवरी को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई थी और इसकी अवधि समय समय पर बढ़ाई जाती रही है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की वाणिज्य मंत्री गीना रायमोंडो के साथ बैठक की। कहा, हमारा लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए लचीला रुख और विश्वसनीयता तथा कारोबार में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत लौटने से पहले अमेरिका के हवाई द्वीप में अमेरिका हिंद प्रशांत कमांड और हिंद प्रशांत महासागर बेड़े तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के 3 मूर्ति स्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इस संग्रहालय में देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदान को दर्शाया गया है। नागर विमानन महानिदेशक ने स्पाइस जेट के 90 पायलटों को बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ान से हटाया। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड के आज 103 वर्ष पूरे। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने को कहा। फिलीपींस में तूफान मेगी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 58 हुई। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज शाम पुणे में मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के आज 103 वर्ष पूरे हो गए हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार पंजाब में हुआ था। भारत के इतिहास में ये अब तक का सबसे काला दिन माना जाता है। एक रिपोर्ट। देश जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को याद कर रहा है। अमृतसर स्थित इस जलियांवाला बाग स्मारक की दीवारों पर लगे गोलियों के निशान और खूनी कुआं आज भी यहां आने वालों को अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता और युवा पीढ़ी को आजादी के लिए शहीद होने वाले परवानों की याद दिलाते हैं। बड़ी संख्या में लोग आज जलियांवाला बाग में पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि यहां पर आकर देशभक्तों की कुर्बानियों का पता चलता है और देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। आज शाम को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जलियांवाला बाग में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग कांड के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट संदेश में श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि देश मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि उनका अद्वितीय साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।
आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण प्रत्येक बुधवार को परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर किया जाता है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। तेरह अप्रैल 1919 को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की सबसे जघन्य घटनाओं में से एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में ये क्रांतिकारी घटना साबित हुई। 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिससे सरकार को राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने या नजरबंद रखने का अधिकार मिल गया था। इससे राष्ट्रव्यापी असंतोष फैल गया। राष्ट्रवादी नेताओं ने इस एक्ट को काला कानून बताया। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और 7 अप्रैल 1919 को प्रकाशित सत्याग्रही लेख में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के तरीकों का वर्णन किया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को पंजाब में प्रवेश करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी। इसका उल्लंघन करने पर उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक 2 प्रमुख नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अमृतसर में शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया। 9 अप्रैल 1919 को दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने उनकी रिहाई के लिए अगले दिन उपायुक्त के निवास तक मार्च किया। पुलिस ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने अधिकारियों को सभी तरह के विरोध को दबाने का आदेश दिया। किसी भी तरह की जनसभा के लिए निषेधाज्ञा के बावजूद 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग ये उत्सव मनाने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। बैठक में 2 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा और अधिकारियों से अपने नेताओं को रिहा करने का आग्रह। And that is why the Mahatma begs us to take the course of non-violence. जब पुलिस को सूचना मिली तो आतताई ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग की तरफ रवाना हुआ। उसने सैनिकों को लेकर बाग में प्रवेश किया और बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी का आदेश दे दिया। Should we issue a warning, sir? They've had their warning. No meetings. लोग बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन डायर ने अपने सैनिकों को निकास द्वार की तरफ गोलीबारी का आदेश दे दिया। 10-15 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी होती रही, जो गोलियां खत्म होने के बाद ही थमी। इस दौरान 1650 से अधिक गोलियों के राउंड दागे गए। जनरल डायर ने 291 लोगों के मारे जाने की बात कही, लेकिन मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में गठित समिति सहित अन्य रिपोर्ट के अनुसार गोलीबारी में 500 से अधिक लोग मारे गए। हत्याकांड की सूचना देश भर में फैल गई और विरोध स्वरूप गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने किंगहुड की उपाधि वापस कर दी।
हत्याकांड के दिन जनरल डायर की कार्रवाई को तत्काल पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की स्वीकृति मिल गई और उन्होंने कहा, आपकी कार्रवाई सही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनुमोदित करते हैं। दोनों ब्रिटिश अधिकारियों रेजिनाल्ड डायर और माइकल ओ डायर को उग्र आलोचना का सामना करना पड़ा। हत्याकांड की जांच के लिए 14 अक्टूबर 1919 को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसे हंटर कमीशन भी कहते हैं। कमीशन ने डायर की कार्रवाई की केवल निंदा की और उसे ब्रिगेड कमांडर के पद से त्यागपत्र देने को कहा। लेकिन भारतीय क्रांतिकारियों के दिलों में बदले की आग सुलगती रही। क्रूर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने मस्तिष्क आघात के कारण 1927 में दम तोड़ दिया, लेकिन पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को अपने कुकर्म की सजा भुगतनी पड़ी, जब हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी ऊधम सिंह ने उसे गोली मार दी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1951 में क्रांतिकारियों और जघन्य हत्याकांड में मारे गए लोगों की स्मृति में जलियांवाला बाग में स्मारक बनवाया। ये संघर्ष और बलिदान के प्रतीक के रूप में खड़ा है और आज भी युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा दे रहा है। मार्च 2019 में हत्याकांड की स्मृति में यादें जलियां संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। अगले अंक का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अमृता बजाज। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 13 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 186 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 1088 नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने राज्य सरकार से कोविड की एहतियाती डोज मुफ्त उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। एक वक्तव्य में पार्टी संयोजक ओ पनीरसेल्वम ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निजी अस्पतालों में कोविड का एहतियाती टीका 375 रुपये में दिया जा रहा है। चेन्नई में राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में एक भी कोविड रोगी नहीं है। राज्य में ये ऐसा अस्पताल है जिसमें कोविड बिस्तरों की संख्या सर्वाधिक थी। कोविड का उपचार करा रहे आखिरी रोगी को सोमवार शाम को छुट्टी दे दी गई। हालांकि अस्पताल में ओपीडी सेवा अब भी जारी है। सेना के चिकित्सा कोर के 12 अधिकारियों और अन्य जवानों ने सुदूर क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ यानी कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मोटरसाइकिल से अभियान शुरू किया। ये काम सेना की चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के तत्वावधान में किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव और सेना के चिकित्सा कोर का स्थापना दिवस मनाने के अवसर पर इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन में हुई गोलीबारी में कम से कम 16 व्यक्ति घायल हो गए हैं। प्रशासन के अनुसार गैस मास्क पहने हुए एक बंदूकधारी ने पहले धुआं फैलाने वाला बम फेंका और फिर सबवे ट्रेन के एक डिब्बे में गोलीबारी शुरू कर दी। घटना के बाद हमलावर वहां से भाग निकला। न्यूयॉर्क में हुई घटना के संबंध में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमलावर को छोड़ा नहीं जाएगा।
फिलीपींस में तूफान मेगी के कारण चट्टानें खिसकने और बाढ़ आने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। राहत दल बाढ़ प्रभावित गांवों में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि रविवार को आए तूफान से मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 23 रनों से हराया। युवा भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञनंदा ने प्रतिष्ठित रेकजॉविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। आइसलैंड के रेकजॉविक में आयोजित इस टूर्नामेंट में उन्होंने 9 राउंड में 7.5 अंक हासिल किए। 16 वर्षीय प्रज्ञनंदा ने कल फाइनल राउंड में भारत के ही जीडीएम गुकेश को हराया। आकाशवाणी के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर लाइव प्रसारण के श्रोताओं की संख्या 1 महीने में ही 20 लाख बढ़ गई है। फरवरी में श्रोतागण की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी, जो मार्च में बढ़कर 1 करोड़ 90 लाख हो गई। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर लाइव प्रसारण जिन शहरों में सबसे लोकप्रिय है, उनमें पहला स्थान बेंगलुरु का है। इसके अलावा जयपुर भी इन शीर्ष शहरों की सूची में शामिल हो गया है। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी की 240 से अधिक सेवाओं का लाइव प्रसारण होता है। इस ऐप को सुनने वाले केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हैं। विश्व के 85 से अधिक देशों में इसे सुना जाता है। केरल में शनिवार तक बिजली और गरज के साथ वर्षा जारी रहेगी। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टू, अल्पुजा, कोट्टायम और इडुक्की जिले में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में आज और कल तेज हवा चलने की संभावना है। केरल लक्षद्वीप तट पर मछली पकड़ने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। इन महानगरों में तापमान 25 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लेह में सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ वर्षा होने या आंधी चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला और गैंगटॉक में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है। तापमान 12 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विद्यार्थियों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री प्राप्त करने की अनुमति देने जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कल वर्चुअल माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि विद्यार्थी एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों से एक साथ नियमित या ऑनलाइन मोड पर 2 शैक्षणिक पाठ्यक्रम कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की वाणिज्य मंत्री गिना रायमोंडो के साथ बैठक की। कहा, हमारा लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए लचीला रुख और विश्वसनीयता तथा कारोबार में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत लौटने से पहले अमेरिका के हवाई द्वीप में अमेरिकी हिंद प्रशांत कमांड और हिंद प्रशांत महासागर बेड़े तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इस संग्रहालय में देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदान को दर्शाया गया है। नागर विमानन महानिदेशक ने स्पाइस जेट के 90 पायलटों को बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ान से हटाया। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड के आज 103 वर्ष पूरे। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने को कहा। फिलीपींस में तूफान मेगी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 58 हुई। और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज शाम पुणे में मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।